अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम गैस स्टेट जो हमने टेस्ट ली थी तो आज हम उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकल्स हैं हम उन पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये पूछा गया है कि एक ऑक्सीजन गैस है, उसके 10 डीएम क्यूब वॉल्यूम है, 2 एटीएम प्रेशर और 25 सेंटीग्रेड पे। अब पूछा जा रहा है कि अगर हम टेम्परेचर वही 25 ही रखा गया है, अब प्रेशर को अगर हम 380 टॉर्क करें तो इसका मतलब है कि बताओ, कह रहा है कि एक गैस है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ कि 2 एटीएम प्रेशर पे ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम है? 10 डीएम क्यूब है। कितना है? 10 डीएम क्यूब। और पूछा गया है कि 380 टॉर्क पे वॉल्यूम कितना होगा, ये क्वेश्चन है। तो आप खुद बताओ कि 380 टॉर्क में दिया गया है। तो अगर आपको हमने कहा था कि क्वेश्चन अगर टॉर्क में दिया जाए प्रेशर, तो सबसे पहले आप उसे एटीएम में करेंगे। ठीक है, तो अब 380 को आप डिवाइड करेंगे 760 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.5। क्लियर है? तो ये कितना आ जाएगा? 0.5। तो इसमें टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट है। तो आपको पता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अब खुद बताओ कि ये प्रेशर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। कितने टाइम डिक्रीज हो रहा है? 4 टाइम, क्योंकि 2 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.5 आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है प्रेशर 4 टाइम अगर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना वॉल्यूम का प्रेशर के साथ। तो अगर प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज तो वॉल्यूम 4 टाइम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से वॉल्यूम कितना इंक्रीज? 4 टाइम, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस तरीके से यहां पर मैं लिख रहा हूं कि ये 4 टाइम डिक्रीज। तो आप इसमें फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें P1 V1 इज इक्वल टू P2 और V2। आपको P1 दिया गया है, ठीक है, और V1 भी दिया गया है। अब आपको P2 दिया गया और आपको V1, तो आप कर सकते हैं यहाँ पे अगर करना चाहे तो ये P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो P1 कितना है? 2 एटीएम मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना है? 10 इज इक्वल टू P2 कितना है? आप कर सकते हो, ये P2 है तो P2 आपको कितना है? 0.5। तो आपको V2 मालूम करना है, तो ये इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आपको पता है डिवाइड हो जाएगा, ये कितना? 2 × 10 20 और डिवाइड बाय, ठीक है, 20 डिवाइड बाय 0.5, तो आपको V2 मिल जाएगा। और मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी, जब भी कोई नंबर अगर 0.5 के साथ डिवाइड होगा वो डबल हो जाएगा। तो 20 अगर डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 40। तो आपका ये बन जाएगा 40। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, थर्ड, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम थर्ड की अगर हम बात करें तो तीसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 546 केल्विन पे वॉल्यूम है उसका 44.8, द प्रेशर मस्ट बी। ये वही बात है कि यहाँ पर क्या लगेगा? PV इज इक्वल टू NRD। अब आपसे यहाँ पे प्रेशर पूछा गया है तो प्रेशर ढूंढना है, तो वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे डिवाइड, तो ये बन जाएगा P इज इक्वल टू NRD अपॉन V बन जाएगा। अब नंबर ऑफ मोल कितने दिए गए? 2 मोल दिए गए। R कितना है? 0.0821 होता है। और यहाँ पर ये वॉल्यूम कितना और टेम्परेचर कितना दिया गया? 546 केल्विन दिया गया है। और डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 44.8। और मैंने आपको बताई थी ये भी ट्रिक कि 0.0821 जब भी 546 के साथ अगर मल्टीप्लाई होता है तो ये भी हो जाएगा 44.8 बन जाता है। तो 44.8 के साथ कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा? ये इसके साथ कैंसिल, बाकी क्या बचेगा? तो 2H का, तो ये आ जाएगा 2 एटीएम प्रेशर बन जाएगा। तो इसका, तो सेकंड का आपको पता है C है, सेकंड का आपको पता है C है, ठीक है। और इस तरीके से थर्ड का क्या होगा? B होगा, ये इसका B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ भी थ्योरेटिकल है, फिफ्थ भी थ्योरेटिकल है। फिफ्थ में तो ये पूछा गया है कि व्हाट हैपेंस टू द गैस इन फ्री मूविंग। जो पिस्टन है वो उसको अगर हीट करेंगे तो आपको पता है पिस्टन ऊपर हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। और वॉल्यूम इंक्रीज आपको पता है, ठीक है, प्रेशर का तो खैर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी थ्योरेटिकल है। 7 में क्या पूछा गया है? देखो 7 में पूछा गया है आपसे द प्रोडक्ट ऑफ इनिशियल वॉल्यूम एंड चेंज टेम्परेचर इज इक्वल टू द चेंज वॉल्यूम और इनिशियल टेम्परेचर इज नोन एज। अब यहां पर ये क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया है कि प्रोडक्ट के इनिशियल वॉल्यूम V1 और
चेंज इन टेम्परेचर, चेंज टेम्परेचर कितना होगा, T2 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, चेंज वॉल्यूम V2 और इनिशियल टेम्परेचर T1, तो ये होगा। तो कह रहा है ये किसकी इक्वेशन है। अब आप खुद बताओ, अगर ये T1 को इधर ले आएंगे डिवाइड हो जाएगा और T2 को उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2। तो मुझे बताओ कि V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2, ये किसकी इक्वेशन है, ये चार्ल्स लॉ, तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो हमने कहा कि ये रेशो है, तो अगर आपको पता है ये T2 जो है ये इनिशियल वॉल्यूम है, तो ये T2 क्या है, ये चेंज टेम्परेचर है T2, तो इसको इधर ले आएंगे तो ये से बन जाएगा प्रोडक्ट। तो मैंने यही पूछा है कि इनिशियल वॉल्यूम और चेंज टेम्परेचर के साथ प्रोडक्ट इज इक्वल टू बराबर हो किसके, V2 इंटू T1। तो अब मुझे बताओ इसको रीअरेंज करेंगे तो क्या ये चार्ल्स लॉ बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चार्ल्स लॉ की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है, ये चार्ल्स लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपको पता है, ये B हो जाएगा 7 क्वेश्चन में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, अगर हम क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें, 8 तो बहुत आसान है। अब 8 में ये पूछा गया है कि बताओ दो गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है और एक ऐसी गैस है जिसका मास 98 है। तो पूछा गया है कि उस 98 जो जिसका मास 98 है, तो कहा गया है कि उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करें किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। तो मान लो हम ये जो 98 मास वाली गैस है हम इसको x मान लेते हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, तो मान लो कि ये x गैस है, ठीक है, तो इसका रेट ऑफ कंपेयर करना है, ठीक है। ये क्या है, ये x गैस है, ठीक है, तो x गैस है और इसका मॉलिक्यूलर मास ये देगा, ठीक है। तो डिवाइड बाय हाइड्रोजन के साथ ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कंपेयर कर, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ x गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा। तो हाइड्रोजन का मास कितना है 2 और x का कितना दिया गया है 98 दिया गया है, ठीक है। ये x का, क्योंकि x पहले गिवन है ना, तो उसका आप रखेंगे वो जो पहले गैस गिवन हो उसको आप उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन पहले रखेंगे, जो बाद में गिवन हो उसका बाद। तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो स्क्वायर रूट इनवर्स इधर हो जाएगा और इसका उधर हो जाएगा मास। तो अब इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कंपेयर करना है कितना होगा, तो अब आपको पता है कि इसका यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये मॉलिक्यूलर इस तरीके से करो, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यहाँ रखेंगे और मॉलिक्यूलर मास ऑफ x यहाँ पे। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना है 2 और x का कितना है 98। तो आप क्या करेंगे, इसको 1 पे, इसको 149 पे, तो ये बन जाएगा 1/49। अब इसका अंडर रूट निकालें, 1 का 1 निकलेगा और 49 का अंडर रूट कितना होगा 7, तो ये बन जाएगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो A हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 9 भी थ्योरेटिकल है और क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 में ये पूछा गया है कि 300 सेंटीमीटर क्यूब गैस का वॉल्यूम है 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, अगर हम उसको कूल करें -3 सेंटीग्रेड पे, प्रेशर कांस्टेंट है, तो बताओ फाइनल वॉल्यूम क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें तो 10 बहुत ही आसान है। इसमें आपको वॉल्यूम दिया गया है, तो आपको पता है प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज कर रहा है, तो चार्ल्स लॉ को आपने पढ़ा V1 अपान T1 इज इक्वल टू V2 अपान T2 बन जाएगा। ये इस तरीके से बन जाएगा। अब आपको V1 कितना दिया गया, यहाँ पर ये 300 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और अपान T1 कितना दिया गया है 27 सेंटीग्रेड दिया गया है, तो इसको प्लस करो प्लस 273 के साथ, तो कितना बन जाएगा ये 300 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 300, ठीक है। अच्छा, और इज इक्वल टू यहाँ पर आपको V2 मालूम करना है और T2 कितना दिया गया चेंज, तो T2 जो ये T1 था, ठीक है, ये T1 है, ठीक है, और यहाँ पर ये T2 कितना दिया गया है -3 सेंटीग्रेड, तो इसको प्लस 273 के साथ क्या करो, तो ये कितना बन जाएगा 270 बन जाएगा। तो ये केल्विन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ टेम्परेचर T2 कितना होगा, यहाँ पे 270 हो जाएगा। हमें V2 मालूम करना है तो इसको वहां पे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाय 270 डिवाइड बाय 300 इज इक्वल टू V2 मिल जाए। 300 के साथ कट जाएगा तो बाकी कितना बचेगा 270, ये वॉल्यूम V2 बन जाएगा, ठीक है। ये 10 भी हो गया, तो 10 का क्या था C ऑप्शन, ठीक है, ये C ऑप्शन है। और इस तरीके से 11 में क्या पूछ रहा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर अगर हम गैस का डबल करें, अब आप बता टेम्परेचर डबल तो आपको पता है वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। फिर उसी टाइम कह रहा है प्रेशर को भी अगर हाफ करें, हमने कहा प्रेशर हाफ करने से भी वॉल्यूम डबल, तो इसका मतलब है टेम्परेचर डबल से भी डबल हो गया वॉल्यूम। फिर प्रेशर रिड्यूस करेंगे तो भी वॉल्यूम डबल, तो कितने गुना बढ़ जाएगा 4 गुना, तो बस
सॉरी नहीं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में ये कह रहा है कि गैस को अगर हम क्या करें, टेम्परेचर अगर हम डबल करेंगे, अगर टेम्परेचर को हम क्या करेंगे डबल, टेम्परेचर अगर हम गैस का डबल करें तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी गैस का डबल हो जाएगा और प्रेशर इज रिड्यूस टू 1/2। और कह रहा है अगर प्रेशर को क्या करें हाफ करें तो भी हमने कहा कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा। इसमें ये मिस्टेक है, मैंने ये ए करवाया था, ये हो जाएगा बेटा बी हो जाएगा। तो 11 में जो क्वेश्चन है ना 11 का जो होगा वो बी होगा, ठीक है भाई। 11 का क्या होगा बी होगा, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डबल कर रहा है, तो टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल, फिर प्रेशर को रिड्यूस करा तो हमने कहा प्रेशर रिड्यूस होगा तो भी वॉल्यूम डबल, तो इसका मतलब है 4 टाइम बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब वॉल्यूम 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, तो 4 टाइम ये इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जिसका गलत है तो उसको आप करेक्ट कर देना, ठीक है, 4 टाइम इंक्रीज हो जाए। तो इस तरीके से 12 में 12 भी बहुत आसान है। अगर हम 12 की बात करें तो उसमें यह पूछा गया है कि टोटल प्रेशर, 3 मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हीलियम, तीनों गैस है, और का तीनों का जो टोटल प्रेशर 10.5 है। अब इसमें कह रहा है द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम। अब इसमें यह पूछा गया नाइट्रोजन और हीलियम का जो पार्शियल प्रेशर है वो एक जितना है। अब कह रहा है कि उनमें से, इस टोटल में से पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 2.5 है, तो इसका मतलब है टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर है 10.5 है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर माइनस करो, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन माइनस करो, तो ऑक्सीजन का अगर हम माइनस करेंगे कितना, ये 10.5 में से ऑक्सीजन का 2.5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8। अब कह रहा है कि ऑक्सीजन का हमने निकाल दिया 2.5 तो बाकी 8 बचा। अब आप बताओ कि अब कह रहा है कि बाकी जो गैस कौन सी बची, नाइट्रोजन। अभी हमने कहा कि ये नाइट्रोजन और हीलियम का है, इन दोनों का मिला के ये प्रेशर है 8 और दोनों का इक्वल है। अब दोनों को इक्वल कैसे देंगे, तो 4 इसको देंगे 4 इसको देंगे, तो कितना हो जाएगा 4 ATM, नाइट्रोजन का भी 4 हो जाएगा और हीलियम का भी 4 हो जाएगा, इक्वल जितना। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा 12 में सी हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन में जरा देखिए, 13 के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और 1 मोल ऑक्सीजन STP पे, अगर हम उनको कंप्रेस करें, रेस्पेक्टिवली कंप्रेस करना होता है, ठीक है। अब 0.5 मोल आपको पता 0.5 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और 1 मोल आपसे पूछा गया है ऑक्सीजन का। पहले ये देखो वॉल्यूम कितना, अगर हम 0.5 है कार्बन डाइऑक्साइड तो इसका वॉल्यूम कितना होगा 0.1, तो यहां पर होगा 11.2 dm³ होगा वॉल्यूम, और इसका 22.4 dm³ होगा, ठीक है। अब पूछा गया है कि इस गैस का जो टाइम है ना, इसको क्या करें 2 टाइम, इसको अगर हम क्या करें कंप्रेस करें। इसका मतलब है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 जब मोल था तो उसका वॉल्यूम 11.2 है, तो कह रहा है कि अगर हम इसको 2 टाइम कंप्रेस करें, माने डबल करें, अगर इसको कंप्रेस डबल करेंगे 2 टाइम, तो इसका मतलब है जब 2 से मल्टीप्लाई में डबल करेंगे, तो जब डबल करेंगे तो आपको पता है कि वॉल्यूम क्या हो जाएगा हाफ, तो आप हाफ कैसे करना, तो 2 से डिवाइड करो, हाफ हो जाएगा 5.6 dm³ हो जाएगा इसका, ये इतना हो जाएगा। और इसका कह रहा है कि फिर इसका और कह रहा है कि इसका 3 टाइम आप इसको कंप्रेस करें, इसको 3 टाइम कंप्रेस करेंगे, 3 टाइम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 3 टाइम कम हो जाएगा। तो 3 टाइम वॉल्यूम कितना कम होता है, इसको डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, 21 पे कितनी मर्तबा लग दिए 7, ठीक है, एक उधर है 14, तो 14 भी आप मुझे बताओ कि यहाँ 3 की कितनी मर्तबा, तकरीबन कितनी मर्तबा लगेगी, ये समथिंग 0.5 तक लग, ठीक है। इस तरीके से ये बन जाएगा क्या, ये dm³, ठीक है। तो इसको 2 टाइम कंप्रेस करना है, 2 टाइम प्रेशर बढ़ाना है तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, इसके 3 टाइम प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम 3 गुना कम हो जाएगा, ठीक है। तो 3 गुना 1 इतना होगा, ठीक है। और इस तरीके से 14 भी बहुत ही आसान है। अगर हम 14 की बात करें तो 14 में क्या दिया गया, आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन दिया गया है, ठीक है, और 4 ग्राम आपको मीथेन दिया गया है, और आपको नाइट्रोजन के 7 ग्राम दिए गए, और आपको
ऑक्सीजन के 8 ग्राम दिए गए। अब आपसे पूछा गया है कि इसमें से बताओ सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका होगा। मास सबका ग्राम में दिया गया, तो आप देखो जिसके मोल ज्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज्यादा, उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा। इसका मॉलिक्यूलर मास क्या 2, तो इसका कितना निकलेगा 0.5 मोल। इसको अगर आप 16 से करेंगे तो आपको पता है इसका कितना निकलेगा 0.25। इसको अगर आप 28 से करेंगे तो 0.25। इसको अगर आप 32 से करेंगे तो इसका भी 0.25। तो सबसे ज्यादा मोल किसके हैं, सबसे ज्यादा मोल हाइड्रोजन के, तो हमने कहा पार्शियल प्रेशर भी हाइड्रोजन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट आ जाए। 15 भी थ्योरेटिकल है, 16 तो आप कर चुके हो, और 17 में आपसे ये पूछा गया है कि नीचे में से कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, कौन से वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपको पता है, मैंने बताया अकॉर्डिंग टू गेल-लुसाक्स लॉ प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, टेम्परेचर डबल तो प्रेशर भी डबल होगा। और अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये भी डायरेक्ट है। और सी ऑप्शन नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ किसके साथ, सॉरी मोल के साथ। तो ये क्या है एवोगैड्रो, तो सब सही है स्टेटमेंट। ठीक है, अब 18 के बाद नेक्स्ट में आ जाए। 19 भी क्या है, आपको पता है आर की वैल्यू में टेम्परेचर का यूनिट वही रहता है, आप देख लें। 20 में आ जाए। 20 में ये पूछा गया कि 10 सेंटीमीटर क्यूब कौन से हाइड्रोजन को जलाएं, तो जिसमें से 30 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड मिले और 40 सेंटीमीटर क्यूब क्या मिले, वाटर वेपर्स मिले। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम हाइड्रोकार्बन के जलाएं तो हमें 30 सेंटीमीटर क्यूब आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिले और 40 सेंटीमीटर क्यूब वाटर वेपर्स मिले। 10। अब एक बात बताओ, 10 पे 30 और वाटर कितना 40, तो अब मुझे बता 1 पे तो वो 3 मिलेंगे। और तो अब इसका मतलब है कि जब इसके आप 10 जला रहे हैं तो उसके 30 और उसके 40 मिल रहे हैं। तो ऐसा कोई हाइड्रोकार्बन देखो जिसमें एक उसका मॉलिक्यूल को जलाने के लिए कितने कार्बन डाइऑक्साइड 3 मिले, और वाटर कितने मिलेंगे, वाटर कितने मिलेंगे, कम से वाटर के मॉलिक्यूल मिले 4, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए 8। तो अब देखो ये जिसमें 8 हाइड्रोजन हो गए वहां 4 H2O बनेंगे, और उसके बाद जहां 3 कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको वॉल्यूम में कर दो, उसको 30 कर दो, उसको 40 कर दो। ठीक है, नेक्स्ट 21 भी बहुत आसान है। अगर हम 21 की बात करें तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 21 कह रहा है कि आइडियल गैस इक्वेशन है 1 मोल प्रेशर की क्या बनेगा। आपको पता है PV इज इक्वल टू NRT। ठीक है, तो अब 1 मोल के लिए आपसे पूछ रहा है कि किसके बराबर होगा 1 मोल। अगर हम बात करें 1 मोल, तो 1 मोल किसके बराबर होगा, प्रेडिक्ट द प्रेशर ऑफ 1 मोल गैस इज इक्वल टू, तो प्रेशर आपको 1 मोल, तो आपको पता है यहां पे क्या रखेंगे, ये P इज इक्वल टू NRT अपॉन V। अब वॉल्यूम क्या है, N क्या ले रहा है 1 मोल, तो हम इसको 1 रखेंगे। तो इसका मतलब है प्रेशर इज इक्वल टू 1 RT अपॉन V। तो 1 इंटू RT कितना होगा, तो ये RT बन जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई बाय RT, 1 मोल कितना उठा रहा है 1, तो 1 को RT से मल्टीप्लाई करेंगे, RT रहेगा और अपॉन ये बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो इसका क्या होगा B, तो इसका ऑप्शन होगा B। ठीक है, और 22 का तो ये तो आप कर चुके हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि अगर हम 2 गैसेस हैं। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें कि 2 गैसेस हैं, हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब कह रहा है, अब पहले ये देखो हीलियम और सल्फर डाइऑक्साइड, या पहले इनका रेट कंपेयर करूं। ठीक है, मान लो अगर मैं बात करूं रेट ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इज इक्वल टू, इसका मास कहां रखेंगे, नीचे रखेंगे 4 और इसका 64 रखें, इसका कितना होगा 8 और इसका कितना होगा 2 और इसका कितना 4/1। तो इससे क्या पता चला कि हीलियम 4 टाइम क्विकली डिफ्यूज होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब है हीलियम जो गैस है उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन 4 गुना ज्यादा है। तो हमने कहा जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा वो अगर 4 गुना ज्यादा होगा तो उसका टाइम क्या होगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो यहां पर अब कह रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड को कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड। तो अब पूछेगा हीलियम को कितना लगेगा, जाहिर सी बात है कि हीलियम सल्फर डाइऑक्साइड से 4 गुना ज्यादा फास्ट डिफ्यूज करती है। तो आप मुझे बताओ कि इसका टाइम क्या, 4 गुना हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा, तो 4 गुना टाइम भी कम हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 10 सेकंड आ जाएगा। बस ये आ जाएगा आपका 10 सेकंड, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे 22 हो गया, और इस तरीके से 23 में तो आपको पता है 24 आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शन के दौरान क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है। अट्रैक्शन कब होती है, जब काइनेटिक एनर्जी कम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी कब कम होती है, काइनेटिक एनर्जी तब कम होती है जब टेम्परेचर लो। तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब मॉलिक्यूल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी कम होती है, तभी तो अट्रैक्शन होती है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान अट्रैक्शन तब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट होते, गैसेस के मॉलिक्यूल जब कॉन्ट्रैक्ट होते तो काइनेटिक एनर्जी कम। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी कम तो टेम्परेचर भी लो हो जाएगा, ठीक है, तो इसे में रख लेना। इस तरीके से 25 भी ये, 26 तो आसान है, 27 तो आप पढ़ चुके हो। 28 में अब आपको पता है कि हमने ये 28 में पढ़ा, एक डीएम क्यूब नाइट्रोजन उठाए, हमने कहा इक्वल वॉल्यूम अकॉर्डिंग टू द एवोगैड्रो। अगर हम डिफरेंट गैसेस का वॉल्यूम एक जितना उठाएंगे तो इसका मतलब है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक जितने होंगे। मैंने कहा एटम्स एक जितने हो भी सकते हैं, नहीं भी, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड में 3 गुना एटम है, तो इस तरीके से डेंसिटी भी सेम नहीं, सिर्फ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होगा। और सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन कैसे होगा, मास हर किसी का अलग है, इक्वल वॉल्यूम पे नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं, और ज़हन में रख लेना, ठीक है, बता दो, ठीक है। उसके बाद 29 में मैंने ये पूछा है कि फास्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका है, जिसका मास, तो C2H2 जो है ना उसका मास है 26, बाकी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 28, ठीक है। फिजिकल स्टेट डिफर किस पे होती है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स पे अलग होते हैं, उसमें नेचर ऑफ पार्टिकल की बात नहीं होती। तो मुझे बताओ आइस, वाटर और स्टीम, मुझे बताओ तीनों में पार्टिकल तो सेम है H2H2, लेकिन स्टेट्स ऑफ मैटर किस बुनियाद पर अलग अलग है, अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट, आइस में टाइटली पैक्ड, वाटर में लूजली पैक्ड, और स्टीम के अंदर क्या होते हैं, एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, ठीक है। आपको ये मैंने केमिस्ट्री के पोस्टुलेट्स किसने दिए थे, हमने कहा बर्नौली ने, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। 32 के अंदर आपको पता है गैसेस क्यों इजीली कंप्रेस, क्योंकि उनके अंदर एम्प्टी स्पेस ज्यादा होता है। अच्छा, करेक्ट इक्वेशन आपको पता है बॉयस लॉ। 33 वाला तो बहुत आसान है कि आपसे पूछा करेक्ट इक्वेशन बॉयस लॉ की। बॉयस लॉ आपको पता है P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। मैंने उसी दिन पहले भी समझाया था कि ये इसको रीअरेंज करके देखा। अब इसको रीअरेंज करें तो मुझे बताओ इसका क्या होगा, ये क्या है, ये V2 है, तो V2 इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में, और ये P1 उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, और ये P2 उधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा V1 अपान V2, और ये P1 जो है वो P2 के डिवाइड में चला जाएगा। P1 ये यहाँ पर है, सॉरी यहाँ पर ये P2 है और यहाँ पर ये P1 डिवाइड में चला जाएगा। तो ये देखो ये इक्वेशन है। तो 33 में कौन सा सही है आपको पता है, ये बी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। और 34 में आपसे पूछा गया -273, इस पे क्या जीरो गया, ये क्या, यहाँ पर गैसेस का वॉल्यूम जीरो, तो वॉल्यूम भी जीरो होगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है, और इनके वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की भी, वो भी एवरेज वेलोसिटी इनकी भी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी सबकी ये जीरो हो जाती है, ठीक है, बंद हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 35 वाला आप कर सकते हैं ये, और 36 में 22 पॉइंट, अगर दो गैसेस दी गई हैं उनका एक जितना वॉल्यूम दिया गया, हमने कहा वॉल्यूम एक जितना है, हमने कहा अगर वॉल्यूम एक जितना है तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन अलग, क्योंकि मास अलग अलग है, लेकिन नंबर ऑफ मोल तो सेम होंगे ना, यहाँ पे आप कर सकते हैं। और 37 वाली तो कहानी देखो, आपने पढ़ा था अकॉर्डिंग ग्राम्स लॉ, तो मैंने लिखा टाइम ऑफ इफ्यूजन इज, हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के साथ स्क्वायर इनवर्स है, स्क्वायर रूट इनवर्स पढ़ा था ना, लेकिन मैंने पूछा टाइम, अब रेट ऑफ डिफ्यूजन टाइम के साथ क्या इनवर्स, अगर रेट ऑफ डिफ्यूजन मास के साथ स्क्वायर रूट इनवर्स है, और हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन टाइम के साथ भी इनवर्स है, तो अब हमने कहा टाइम मॉलिक्यूलर मास के साथ डायरेक्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट, समझ आ रही बात, तो इसका मतलब है वो डायरेक्ट हो जाएगा। मान लो हमने कहा ये देखो यहाँ पर ये रेट ऑफ डिफ्यूजन, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन मुझे बताओ टाइम, मुझे बताओ रेट ऑफ डिफ्यूजन स्क्वायर रूट किसके साथ, मॉलिक्यूलर मास के साथ, ठीक है। और फिर हमने कहा रेट ऑफ डिफ्यूजन टाइम के साथ क्या इनवर्स, तो इसका मतलब है टाइम के साथ इनवर्स है, तो हम कह सकते हैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास स्क्वायर रूट के साथ, ये टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्लियर। 38 बहुत आसान है, 38 वाला तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। उसमें क्या पूछा गया है, प्रेशर कांस्टेंट है, बताओ कितने टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम डबल होगा, मतलब एक गैस है उसका 273 पे वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है 273, ये 273 सेंटीग्रेड
इसको पहले केल्विन में करें तो 273 के साथ क्या करेंगे प्लस, तो ये बन जाएगा कितना 546। कह रहा है गैस है उसका 546 केल्विन पे, वॉल्यूम है उसका V, मतलब V वॉल्यूम है, ठीक है। मान लो मतलब कह रहा है कि किसी गैस का वॉल्यूम 546 पे कितना है, 546 पे उसका वॉल्यूम V है। कह रहा है कि अगर हमें वॉल्यूम डबल करना हो, अगर हमने कहा 2V करना हो, वॉल्यूम डबल करना हो, तो इसका मतलब है टेम्परेचर भी डबल, 6 का डबल कितना होता है 12, 2 इधर आ जाएगा, ये भी डबल 12, 2 इधर रखेंगे, ठीक है, 1 उधर चला जाएगा, 1 उधर, तो 1 और ये कितना हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी ये भी डबल हो जाएगा 6, इसको भी डबल 546, इसका डबल कर दो तो ये भी क्या हो जाएगा डबल, 2 से इसका डबल क्या हो जाएगा, ये 540, तो इसका भी ठीक है डबल कर दो, तो इसका डबल क्या हो जाएगा, ये डबल कर दो, 6 और 6 12, 2 इधर आ जाएगा, 1 इधर, तो 4 और 4 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, 5 और कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ पर 10 लिखो, ये डबल हो जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर, हमने कहा वॉल्यूम डबल होगा, जाहिर सी बात है टेम्परेचर भी डबल हो जाएगा केल्विन में, और दिया गया है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है हाउ कैन वी प्रिवेंट द एक्सपेंशन ऑफ गैस व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज्ड। अब आपने पढ़ा था कि अगर हम मास बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम भी बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि मास बढ़ाएं और वॉल्यूम ना बढ़े, तो जाहिर सी बात है अगर आप मास बढ़ाओ तो वॉल्यूम ना बढ़ेगी, तो फिर आप क्या करेंगे, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे और टेम्परेचर, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी वॉल्यूम, और प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम कम होगा और टेम्परेचर डिक्रीज करने से भी वॉल्यूम कम होगा। फिर आप जितना भी मास बढ़ाएं तो आपको पता है कि एक्सपेंशन नहीं होगी। अगर हमने कहा कि मास बढ़ाने से वॉल्यूम तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। हमने कहा अगर हमें मास बढ़ाना हो और हम कह रहे हैं कि वॉल्यूम भी चेंज ना हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप प्रेशर को भी बढ़ा के रखें और टेम्परेचर को कम करके रखें, क्योंकि उससे क्या होगा कि वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। फिर आप मास डालते जाओ तो आप नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे पूछा गया है कि अगर 2 लीटर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को अगर हम हीट करें 150 से 300, तो कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो जाती, ये तो स्टेटमेंट है, मोल तो वही रहेंगे, मास मोल वही रहेंगे, सिर्फ क्या होगा टेम्परेचर बढ़ाने से एवरेज काइनेटिक एनर्जी डबल, प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, कोलिजन बढ़ेगी और रेट ऑफ कोलिजन सब इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन मोल तो वही रहेंगे ना, हीट करने से मोल थोड़ी बढ़ेंगे, मोल से, ठीक है, ये वही रहेंगे। उसके बाद 42 की अगर हम बात करें तो 42 की कहानी क्या है, तो यहां पर ये 42 दिया गया है। तो 42 में क्या पूछा गया है आपसे, 42 में ये पूछा गया है कि अगर हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर गैस को डबल करें और प्रेशर को हाफ करें, वॉल्यूम, एक गैस है उसका वॉल्यूम x है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या है, गैस x है, ठीक है। अब कह रहा है अगर हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो हमने कहा वॉल्यूम 2x हो जाएगा, फिर कह रहा है कि प्रेशर को हाफ करें तो हमने कहा वॉल्यूम और डबल हो जाएगा, 4x हो जाएगा, तो इसका मतलब है टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम डबल हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये टेम्परेचर है, ठीक है, और ये टेम्परेचर है और ये प्रेशर, यहाँ पर वॉल्यूम x है। अब हमने कहा टेम्परेचर को क्या किया, डबल किया, हमने कहा टेम्परेचर को हमने 2D डबल किया, तो हमने कहा वॉल्यूम भी 2x हो गया। फिर हमने कहा प्रेशर को हाफ कर दिया, हमने कहा प्रेशर हाफ हो जाएगा, तो प्रेशर हाफ होने से वॉल्यूम और डबल हो जाएगा, 2x का कितना हो जाएगा, 4x आ जाएगा, तो वॉल्यूम इसका क्या हो जाएगा, इसका ये सी ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद 43 में 27 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, द वॉल्यूम इज 4 लीटर, टेम्परेचर को अगर हम टू 150 करें और प्रेशर को वही कांस्टेंट रखें तो न्यू वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है 27, ये कौन सा 43 पे अगर आ जाए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 में आपसे ये पूछा गया है कि 27 सेंटीग्रेड, अब 27 सेंटीग्रेड को हम केल्विन में करें 273 के साथ तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 300 केल्विन। अब 300 केल्विन पे उसका वॉल्यूम है 4 लीटर। अब पूछ रहा है कि अगर हम 150 केल्विन करें, टेम्परेचर हाफ करें तो वॉल्यूम कितना होगा, वो भी हाफ हो जाएगा। ये कोई सवाल है, इतने आसान सवाल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा बी, ये हो जाएगा बी क्वेश्चन, ठीक है। और इस तरीके से 43 के बाद आ जाओ, ये 44 वाला तो आपको पता है ना, 44 वाला डेंसिटी किसके बराबर होती है, हाँ भाई, प्राइम मिनिस्टर डिनर कहाँ करता, बड़ा है ना, RD
PM अपान RT के बराबर होगा, ठीक है। आपको पता है D इज इक्वल टू किसके बराबर होता है भाई 44 में, तो आपको पता है ना डेंसिटी इज इक्वल टू डिनर प्राइम मिनिस्टर कहाँ करता है RT पे, तो बस ये बन जाएगा। अच्छा 45 में अगर हम बात करें, 45 में पूछा गया है कि दो गैसेस हैं A और B, A और गैसेस है उनका रेशो, इनका रेशो क्या है, और एक का मॉलिक्यूलर मास है और B का कितना होगा। तो A और B गैस है, उसका रेट ऑफ, तो A रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ A गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ B गैस, और इनका आपको ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A गैस और मॉलिक्यूलर मास ऑफ B गैस, ठीक है। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन A और B का कितना दिया गया, A का 3 है और B का 2 है, तो यहां पर लिखेंगे तो A का जो मास है वो आपको 12 दिया गया है और आपको B का मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंडर रूट के साथ कट जाएगा और इसका स्क्वायर कितना निकलेगा 9 निकलेगा और नीचे से इसका स्क्वायर 4 निकलेगा। तो यहां पर क्या बचेगा, तो आप इसका भी स्क्वायर निकालो, इसका, क्योंकि पूरी पे ब्रैकेट है ना, तो इसका स्क्वायर 3 का 9 और 2 का स्क्वायर 4, ये भी निकालना है ना, और यहां पे इसका स्क्वायर इसके अंडर रूट के साथ कैंसिल, बाकी क्या बचेगा मास ऑफ B और 12। अब 12 को कहां, अब 12 को आगे ले जाए, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू मास ऑफ B मिल जाएगा आपको। 4 के ऊपर एक मरतबा, तो 12 के ऊपर कितनी मरतबा आएगा, 3 टाइम आ जाएगा, तो 3 × 9 कितना हो जाएगा 27, तो मास ऑफ B कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये हो जाएगा C ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से आप और भी कर सकते हैं। चलो इनकी स्क्रीनशॉट निकाल दें, ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट अब नेक्स्ट की बात करें तो कौन सा है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाला हो गया। 46 वाला तो थ्योरेटिकल है और 47 वाला भी, और रेट ऑफ डिफ्यूजन 48 वाला तो बहुत आसान है। 48 वाला तो आपने यही पूछा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन का रेशो क्या पूछ रहा है कि हीलियम का रेट ऑफ डिफ्यूजन, हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास रखो, हीलियम का मॉलिक्यूलर मास यहाँ रखना है और मॉलिक्यूलर मास मीथेन का यहाँ रखना है, बस कितना है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसका फाइंड करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर ये ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का 16 है और इसका कितना है 4, तो 4 16 का अंडर रूट कितना होता है 4 और 4 का 2 कितना हो जाएगा 2 बाय कितना हो जाएगा ये, तो 2:1 आ जाएगा, 2:1 ये इसका आ जाएगा, तो ये इसका क्या होगा C ऑप्शन होगा, ठीक है। और विच वन पेयर है द सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन, किसका होगा, तो जिन गैसेस का मास सेम होगा तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो C ऑप्शन है। कार्बन मोनोऑक्साइड का 28 होता है और इथिन का भी 28 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 51, तो कितना आसान पूछा गया है। अब आपको पता है 14.7 psi, आपको बताया था, आपको मैंने बताया था ना 14.7 psi किसके बराबर होता है 760 टॉर के बराबर होता है। मैंने डेसिमल को पीछे ले आया 1.47 psi, ये डेसिमल एक मरतबा पीछे, तो इसका 0 भी खत्म हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 76 टॉर बन जाएगा, बस ठीक है। ये भी बी है इसका ऑप्शन, ये बहुत आसान है। अच्छा क्वेश्चन नंबर अगर हम क्वेश्चन नंबर 52 की जरा बात करें तो बहुत आसान है। अब यहाँ पे पूछा गया फॉर एन आइडियल गैस, अगर कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम, कह रहा है अगर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम किसके बराबर है x, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर हम रेशो ऑफ x, तो कह रहा है कि अगर हम रेशो ऑफ x अपान किसके बराबर x अपान अगर हम nRT लें तो बताओ कि किसके बराबर होगा। अब मुझे बताओ x किसके बराबर है, PV की, PV कह रहा है कि x के बराबर है, तो बात है कि PV इज इक्वल टू x और x और अपान nRT का रेशो। अब इस x की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, तो इस x की जगह पे हम PV लिखेंगे, ठीक है, और अपान क्या लिखेंगे इस PV, अरे बाबा यहाँ पर आ जाए, ये PV अपान nRT। तो आपको पता है इसका वॉल्यूम कितना होता है 22.4 dm3, इसका प्रेशर 1 होता है आइडियल गैस का, और ये आपको पता है कितना होता है 0.0821 और मल्टीप्लाई बाय 273, तो ये कितना होगा 22.4, वो भी तो कितना आता है आपको पता है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर इसका 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ,
आइसोथर्मल पैराबोला किसमें, ये तो बॉयस लॉ है। सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल आर की वैल्यू किसमें, न्यूटन इंटू मीटर पर मोल और पर केल्विन में 8.314 होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ 56 में, जिसका मास, अब 56 में क्या पूछा गया है कि ये मीथेन गैस है, ठीक है, और ये हीलियम है और ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। इनका जो टोटल प्रेशर है वो 210 टॉर है, ठीक है। अब ये तवज्जो करना, अब कह रहा है कि अगर हम इनका मास एक जितना, पहले इसका मास कितना है 16 है, इसका 4 होता है और इसका 64 होता है। कह रहा है अगर हम सबका मास इक्वल लें, मुझे बताओ इसका जब 4 है तो 1 मोल, इसका जब 16 है तो 1 मोल, इसका 64 है तो। अब कह रहा है सबको इक्वल मास, सबका अगर मास इक्वल लें तो फिर बताओ कि उनका इक्वल मास लेंगे तो उनका सबका मिला के 210 टॉर होगा। तो मुझे बताओ इसका मास 64 है, इसका 4 है, इसका 16 है। अब हम कह रहा है कि सबका मास इक्वल है, इसका 64 1 मोल 1 मोल 1 मोल। अब जो जिसका बात बड़ा है वो ज्यादा, वो 64 ही रहेगा, तो इसका मतलब है इसका 1 ही मोल रहेगा। अब कह रहा है कि इसका भी 64 करो, तो इसका भी सबका इक्वल करना है, तो इसके 4 में कितने हो जाएंगे मोल, इसके 4 में 1 मोल है तो 64 का कितना हो जाएगा मोल, तो 64 के मोल निकालो, तो 64 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसमें कम से कम कितना, तो 64 को डिवाइड करेंगे, तो अगर हम 64 को डिवाइड करें 4 के साथ तो 4 पे 1 मर्तबा लगेगी और फिर 2 उधर जाएंगे 24, तो 24 पे कितनी मर्तबा लगेगी, 16 मरतबा, ये 16 मरतबा हो जाए, तो इसके 16 मोल होंगे 64। और इसके अगर 64 उठाएं तो इसके भी अगर 64 मास उठाएं तो इसको 64 को 16 के साथ डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, इसके 8 मोल निकलेंगे, इसके 4 मोल निकलेंगे इसके। तो इसका मतलब है अगर हम तीनों गैस का मास इक्वल लें तो हमने कहा मोल, फिर उसके बढ़ जाएंगे जिसका मास कम होगा, इसका 64 ही रहेगा। अगर हम इसका भी 64 उठाएं तो हम इसके 16 मोल हो जाएंगे, और इसका भी 64 उठाएं तो इसके 8 मोल। तो सबसे ज्यादा मोल किसके हैं, इसके हीलियम के। तो हमने कहा इसके मोल ज्यादा है, तो हमने कहा कि इसके मोल अगर ज्यादा हैं तो इसका मतलब है कि इसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, 58 वाला तो आप कर सकते हैं, ये भी बहुत आसान है, आप पढ़ चुके हो। कह रहा है 100 ml हीलियम को डिफ्यूज होने में 10 मिनट लग रहे हैं, तो बताओ 10 ml अगर मीथेन को कितना लगेगा। तो मैंने बताया हीलियम और मीथेन का कंपेयर करो, बस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन का कंपेयर करो, कितना गुना, तो इसका कितना 4, इसका कितना 16, 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, इसका 2 होता है, तो क्या हो जाएगा 2/1। तो इसका मतलब है हीलियम 2 गुना फास्ट क्विकली मूव करती है, ठीक है। हमने कहा इसका, तो इसको कितना टाइम लग रहा है, तो हीलियम को मुझे ये बताओ कि हीलियम को टाइम कितना लग रहा है 100 ml डिफ्यूज होने में, इसका कितना लग रहा है 10 मिनट। तो आपसे पूछा जाएगा कि मीथेन का टाइम कितना लगेगा, इसका 10 ml में टाइम कितना लगेगा। अब मुझे बताओ, अभी अभी आपने कहा कि हीलियम 2 गुना फास्ट क्विकली डिफ्यूज होती है, तो मीथेन 2 गुना कम, तो हमने कहा ये 2 गुना कम होगी तो फिर टाइम भी 2 गुना बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 50, ठीक है। उसके बाद क्या है 59 में पूछा गया है कि in मोल ऑफ आइडियल गैस टेम्परेचर वॉल्यूम अक्वा V द एक्सर्टिंग प्रेशर B व्हाट इज द कंसंट्रेशन। कह रहा कंसंट्रेशन, अब मैंने कहा कंसंट्रेशन जो होती है ना 59 में जरा देखना है, हमने कहा कंसंट्रेशन जो होती है ना उसको C से, कंसंट्रेशन बराबर होती है नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम। अब कह रहा है कि N/V किसके बराबर होगा, तो खुद बताओ, ये कंसंट्रेशन के बराबर है N/V, तो अब N/V किसके बराबर होगा, तो हमने कहा PV इज इक्वल टू NRT। अब n को इधर ले आएंगे p को, तो ये बन जाएगा यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v इधर चला जाएगा, देखो v इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा v इधर चलाएगा तो v यहाँ पर चला जाएगा, p इज इक्वल टू N/V RT। अब हमें RT को इधर ले आना है तो ये बन जाएगा P/RT इज इक्वल टू N/V। और आपको पता है N/V किसके बराबर है C, तो ये कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कंसंट्रेशन। लास्ट वन क्वेश्चन कितना है, कह रहा x और y दो आइडियल गैस है, इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है, x और y 59 का और 60 में आ जाए। लास्ट वन क्वेश्चन, x और y इसका मास रेशो 1, जब इसका 2 है तो इसका 1 मोल,
और इसका ये मॉलिक्यूलर मास है तो इसका भी हमने कहा ये 1 मोल। अब कह रहा है कि दोनों का मास ये 2 है तो ये 2 ही रहेगा, इसको 2 कर दो तो इसके 2 पे कितने मोल हो जाएंगे 2, इसका 1 मोल ही रहेगा। टोटल मोल कितने हो गए 3 मोल। अब पूछा क्या जा रहा है Y का प्रेशर क्या, तो Y के मोल कितने हैं, Y का 1 मोल है तो हम कहेंगे इसका मोल 1 है तो हम कहेंगे 1 मोल इसका गिने, और टोटल मोल कितने हैं 3, और प्रेशर क्या है P, तो 1 को कितना हो जाएगा P/3 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका C। ठीक है, इस तरीके से आप इनको देख लें अच्छे तरीके से और प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।